दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि मेरे प्यारे साथी आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, जो आपका एक टारगेट वीडियो रहने वाला है वह बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम 2023 पर आने वाला है। ठीक, और आज के इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर मैं बुक का बात कर लूँ तो बुक रहने वाला है आपका ब्रिलियंट में जो आपका क्वेश्चन मतलब निकला हुआ है 2023 में, उसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, और आपका भी अपना तैयारी का पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कहाँ तक हो पाया है और कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो क्या आप तैयार हैं? और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको सफल बनाने के लिए बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, जीएस मैग्नेट। ठीक, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और चलिए आज के सेशन का हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का धुआं की तरह उड़ा देंगे अगर पढ़े होंगे तो। ऑप्शन नंबर कितना, डी, 1804 में क्या हुआ था, नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हीगेल कौन था। आपको बताना है कि हीगेल कौन था। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हीगेल एक ऑप्शन नंबर सी दार्शनिक था। हीगेल कौन था? दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आपको केवल देश बता देना है, सन हर चीज़ आपको याद रखना है, लेकिन क्वेश्चन में देश पूछा है तो इसका कहाँ जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब? 1818 में हुआ था, 5 मई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि यह मंदिर कहाँ स्थित है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 की मैं आंसर का बात करूँ ना तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया में क्या है, अंकोर वाट का क्या है, मंदिर है, जो राजा सूर्यदेव वर्मा द्वितीय द्वारा क्या गया था, बनवाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में देखने को ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, जो आपको ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। नेक्स्ट 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। आपको सन बताना है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। आप पढ़े होंगे तो एकदम कन्फर्म याद होगा कि 1964 में क्या हुआ था, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था, जो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। देखिए अपना स्कोर ना कमेंट में जरूर बताइएगा, यह प्रैक्टिस सेट आपके उस तैयारी को याद दिला देगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, और एग्जाम को नजर रखते हुए आप उस टॉपिक को तुरंत कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में और ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिख के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। सिखों के अंतिम और 10वें, कुल 10 गुरु हुआ करते थे, जिसका अंतिम गुरु कौन थे, यानी कि गुरु गोविंद सिंह से। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो आप धड़ाक दे लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में से भेजे जाते थे। आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर जो थे वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। बात समझ में आ गया ना, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक, जिसे बंधुआ मजदूर भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर डी, बाइबिल की छपाई किसने किया था, गुटेनबर्ग ने किया था सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर 10 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा जा रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक गलत परिणाम क्या है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन 11 का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि अलगावाद जो है, यानी कि क्षेत्रवाद की भावना का क्या है, कुपरिणाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता इस चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, इकहरी शासन व्यवस्था व संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे ना तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़िएगा। आप जानते हैं गलती कहाँ कीजिएगा, ये नहीं वाला ना नकारात्मक वाला आप अपने माइंड में अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा इसको कि आखिर क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, ठीक, तो आप जा करके ऑप्शन लगाइएगा, नहीं तो क्रॉस लग जाएगा आपके लाइफ में। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिए ध्यान से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि संविधान के अनुसार भारत है, आप बताइए संविधान के अनुसार भारत क्या है। तो आप लोग ना अनुच्छेद 1 पढ़े हैं ना, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि राज्यों का संघ कहा गया है, क्या, यानी कि भारत को। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो आपको पता होगा नीतीश कुमार ने क्या किया है, 50% सीट को क्या किया, आरक्षित किया है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए दिखाई दे रहा है 50%, तो लगा दीजिए, धड़ाक दे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको बताना है कि चिपको आंदोलन जो कौन चलाए थे, सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या चलाया था, यानी कि जो लोग यानी कि उत्तराखंड में क्या हुआ था, यानी कि जो ठेकेदार क्या करते थे, यानी कि जबरदस्ती पेड़ कटवाते थे ना, तो लोग जा करके पेड़ से चिपक जाते थे, पेड़ को बचाते थे ना। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, पेड़ बचाने से हो जाएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। देखिए ये जो 1975 है ना, इस डेट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बात समझ में आई? इसमें क्या कहा था, लाल बहादुर शास्त्री का जो सरकार था ना उसमें भारी अकाल पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सुनिए सी, देश के अंदर का मतलब भारी मात्रा में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप जल्दी से बताइए अगर पॉलिटी पढ़े हुए हैं तो भारत में अगर लोकतंत्र की व्यवस्था को तो अप्रत्यक्ष किया गया है, इसमें जनता भाग लेती है। बात समझ में आई? या प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है। आपको पता होगा लिच्छवी जो है वैशाली, आपको याद आया वैशाली। तो ऑप्शन नंबर कितना, ए, बिहार में क्या है, लिच्छवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना कि क्वेश्चन 40 है, कम से कम समय में आपका अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो जाए ना, यही मेरा उद्देश्य है, यही इस चैनल का क्या है, उद्देश्य है। थ्योरी के लिए मैं लेकर के आऊँगा अलग से वीडियो, आप टेंशन मत लीजिए, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा लिखने का भी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप लोग पता होगा कि पशुपालन, कृषि पालन और मत्स्य पालन, ये सब किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो कृषि पालन, कृषि क्षेत्र दिखाई दे रहा है जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और उद्योग क्षेत्र को क्या कहते हैं, यानी कि द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र क्या होता है, सेवा क्षेत्र। अब क्षेत्र 5 को होते हैं, सेक्टर कितने होते हैं, 5 होते हैं, जो आपको नहीं पढ़ना है, 3 को पढ़ना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन छप चुका है, छपेगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस बात को कहा था ना कि बिहार के विकास के बिना देश का संभव विकास नहीं है। अब्दुल को जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को, इसके पहले एग्जाम में ना 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 21 का कि भारत के किस राज्य में का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, गोवा का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और गोवा का क्षेत्रफल भी क्या है, सबसे कम है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए थोड़ा कटिंग क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन लास्ट में लगाया गया है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। ऑप्शन 4 इधर दिया गया है, ठीक। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो अगर आधुनिक मुद्रा का रूप की बात न करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जामा जो है ना वो आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन वित्तीय संसाधनों के उदाहरण है। वित्तीय संसाधन का उदाहरण पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या व्यवसायिक बैंक जो होता है ना, वह क्या होता है, यानी कि वित्तीय संसाधन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि कौन सी सेवा सरकारी है। आपको बताना है कि सरकारी सेवा कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, शिक्षा जो है ना एक प्रकार का सरकारी सेवा है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। अच्छे से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 25 नंबर, यानी कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। आपको बताना है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो अगर मैं वैश्वीकरण के मुख्य अंग की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर कितना, 2 है। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का उपयोग किया जाता है। देखिए आप लोग सोना देखे हैं ना, उसमें चिन्ह लगा रहता है। खाद्य पदार्थ जो होता है ना उसमें चिन्ह लगा रहता है। और जो हमारा सीमेंट उमेंट है ना उस पर भी एक चिन्ह लगा रहता है। आप बताइए कौन सा जो है सोना की शुद्धता को मतलब सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी, हॉलमार्क जो होता है ना वो सोने की शुद्धता के लिए जाँच किया जाता है। ठीक है, शुद्धता के लिए लगाया जाता है। एक मार्क जो होता है ना खाद्य पदार्थों के लिए लगाया जाता है शुद्धता की माप। ठीक है। और ISI आप देखिएगा, आपके घर सीमेंट आया होगा ना तो इस तरह लिखा होगा ISI। ठीक है, तो सीमेंटों की शुद्धता किससे नापा जाता है, सॉरी सुनिश्चित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ISI से। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सोने की शुद्धता का सुनिश्चित किया करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कितना, बी, हॉलमार्क का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, अगर पढ़े होंगे तो धड़ाक दे लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ना तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए, जीबरमैन ने क्या कहा था, संसाधन होते नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या पूछ रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ये क्वेश्चन ना देखिए आपके एग्जामों में सबसे पहले का क्वेश्चन ये बन के आएगा। ठीक, कि भारत का मंदिर किसने कहा था बांधों को। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना उन्होंने क्या कहा था, यानी कि भारत को, यानी कि देश के बांधों को मंदिर कहा था। ठीक है, नहीं देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा था। देखिए बहुत अधिक लोग गंडक लगा के आते हैं, लेकिन गंडक क्या करती है, उत्तरी क्षेत्र में अधिक बाढ़ लाती है, शोक नहीं कहते हैं। तो बिहार के शोक किस नदी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, कोसी को कहते हैं। एकदम माइंड में याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक, भूगोल से बनेगा इस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि देखिए किस राज्य में प्रचलित है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, उत्तराखंड में क्या होता है, सोपानी कृषि। आप पढ़े ना सोपानी कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कराऊंगा मैं थ्योरी वाला क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस खरीफ फसल, यानी कि कौन सी खरीफ फसल है। खरीफ फसल के मतलब क्या हो गया, आपको बताना है। तो अगर खरीफ फसल की बात करूँ तो चना, चावल भी है, मक्का भी है, कपास भी है। तो ऑप्शन नंबर डी, सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछ रहा है कि इनमें कौन सी सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। तो आपको बताना है कि इसमें सबसे अधिक सूती उत्पादन कौन सा मतलब शहर करता है। तो देखिए मुंबई का नाम सुना है, तो मुंबई में सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी ब्रांड नहीं है। आपको बताना है कि विदेशी ब्रांड कौन सा नहीं, मतलब विदेशी कंपनी कौन सी नहीं है। हुंडई तो विदेशी कंपनी है, टोयोटा विदेशी है, फोर्ड विदेशी है, लेकिन जो है टाटा है ना, रतन टाटा, यानी कि टाटा जो है ना भारतीय कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, टाटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि भारत का कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए, मुंबई जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाली भी आते थे क्या करने, यानी कि व्यापार करने। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? आपको बताना है कि बिहार में कौन सी ऐसी नदी है जिस पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो इस 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पुनपुन। गंडक पर परियोजना है, सोन पर परियोजना है, कोसी पर भी परियोजना है। गंडक पर गंडक परियोजना है, ठीक है, लेकिन पुनपुन पर कोई परियोजना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? यानी कि चिड़ियाघर, ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान जो ऑप्शन नंबर डी पटना है ना, तो पटना का चिड़ियाघर का नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? यानी कि पटना में है, ठीक। अब देखिए जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो भारत मतलब पटना में जो हवाई अड्डा है ना, उसका नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ठीक। इसको भी याद रखिएगा, 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 37 का, तो इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदा कौन है। देखिए आपदा क्या है? तो जो अचानक घटित होता है और जो भगवान यानी कि ईश्वर के द्वारा घटित होता है, यानी कि मौसम के द्वारा घटित होता है, उसे क्या बोलते हैं? यानी कि प्राकृतिक आपदा। तो इसमें सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी है। भूकंप आपसे कह के आएगा, सुनामी आपसे कह के आएगा समुद्र में, बाढ़ तो आपसे कह के आएगा, वो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। ज़्यादा वर्षा होने लगेगा, बाढ़ आ गया, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर नहीं पूछा ना, तो आतंकवाद हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक आपदा नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कोसी हो जाएगा। इस पर ऑप्शन चेंज हो गया है, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ऑप्शन नंबर कितना? बी हो जाएगा। 1934 में बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 जो लास्ट क्वेश्चन आपको रहने वाला है, कृषि सुखाड़ होता है, यानी कृषि में सुखाड़ कब होता है? आप बताइए। अभी मान लीजिए अभी जो मौसम है, देखिए कितना गर्मी हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो सुखाड़ की संभावना हो गया ना। जल के अभाव, ऑप्शन नंबर ए, जल के अभाव में क्या होता है? सुखाड़ होता है, ठीक। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का ना आपका 40 सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब रेगुलर आपके क्लास 10th के लिए ना प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट का कराया जाएगा, इसलिए आप जल्दी से इस चैनल से जुड़िए। इस चैनल का नाम है जीएस मैग्नेट, बात समझ में आई? और इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, ठीक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आसपास के सारे फ्रेंड को बुला लीजिए और ग्रुप में ना इसको छीट दीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी हो, टेलीग्राम, वहाँ पर सेंड कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं कॉल के वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे साइंस का क्वेश्चन, ठीक।